लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने डेल्टा जी समझ लिया था और हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल भी किया था और ये बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी एक मतलब फ्री एनर्जी का फॉर्म होता है, वो रिलीज होता है जब भी कोई रिएक्शन होता है। मतलब ये आपको कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं इसको पता करने में हम लोगों को हेल्प करता है। मतलब ये हम लोगों को हेल्प करता है कि टू प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो हम लोग देखो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये चैप्टर क्या है कि नियरली ख़त्म ही हो चुका है, पर इसमें कुछ छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमको यूज़ पड़ सकते हैं। स्पेशली जे एडवांस जैसे एग्ज़ाम में कई बार उसमें ऑप्शंस में कुछ चीज़ें दी रहती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज हमने जितना कर लिया है अभी तक वो जेई मेन और नीट के लिए तो सफिशेंट है, उसके बाहर अब एक्चुअल में उसमें आता नहीं है। तो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ या फिर आज आगे जो एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मेनली वो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो फिर से आते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी पे। एक्चुअल में जो गिब्स एनर्जी जो होता है जी, उसको मतलब अगर गिब्स एनर्जी पूछा जाए, हम लोगों ने तो वैसे लास्ट टाइम पे पढ़ा था चेंज इन गिब्स एनर्जी। अगर गिब्स एनर्जी पूछा जाए तो इसको कई बार लिखते हैं दिस इज H माइनस TS। तो ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, गिब्स एनर्जी क्या है, एक फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो स्टोर्ड होता है बॉडी में, और ये इंथैल्पी और एंट्रोपी को मिला के बनता है। तो इसको लिखना चाहो लिख लो, लिखो गिब्स एनर्जी इज अ फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी stored in body and it is released when any reaction or process take place. It is formed by using enthalpy and entropy. तो G को कई बार ऐसे लिखते हैं कि आपका G जो होता है वो H माइनस TS होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आपका इसमें डेल्टा G जो होता है वो क्या होता है डेल्टा H, और ये क्या होगा वही आपका डेल्टा TS आपका यही होगा इसमें। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो आगे क्या होगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा G क्या होता है, वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था। ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों का एप्लीकेबल है मेनली किस पे, मेनली आपका केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ और लिखते हैं। तो इसमें लिखो अदर फॉर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी के देखो कुछ फॉर्म लिखने जा रहे हैं, कुछ चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। इसमें लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो देखते हैं क्या होगा। तो लिखो अदर फॉर्म ऑफ गिब्स एनर्जी। अब देखो कुछ बहुत लंबा करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है कि जो G जो होता है वो होता है H माइनस TS। ठीक है, स्मॉल चेंज की बात करेंगे भाई, तो DG इक्वल टू क्या होगा DH माइनस D और TS। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, अभी पूरा सॉल्व किया जाएगा। सो दिस विल बी DH TDS माइनस SDT। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन जब ये कांस्टेंट तो इसको डिफ्रेंशिएट, ये बाहर तो इसको डिफ्रेंशिएट। अभी कुछ भी कांस्टेंट एज्यूम नहीं किया जाएगा। अब देखो जो DH जो होता है तो हम लोगों का देखो क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है E माइनस PV। अरे यही तो लिखा था हम लोगों ने। तो फिर DH इक्वल टू क्या होगा DE माइनस DPV। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा DE, और हम लोग क्या करते हैं इसको भी ओपन कर देते हैं। मतलब अभी पूरा लिखना है, कुछ भी मतलब कटौती नहीं, पूरी लिखो, पूरा लिखो। तो इसको पूरा लिखते हैं भाई, तो देखो क्या होगा, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या होगा आपके पास ये प्लस PV रहता है, जो प्लस PV, और इसको पूरा ओपन करते हैं तो क्या होगा देखो ये होगा PdV प्लस VdP। ठीक है, ये और ये क्या होगा माइनस TDS माइनस SDT। देखो मजा आ रहा होगा। ठीक है,
अब देखो डी ई क्या होता है, तो डी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या होगा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये कहा था कि वर्क देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वर्क डन जिसमें मेनली एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वर्क डन लाइक इलेक्ट्रिक। क्योंकि देखो एनर्जी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किए थे, अगर एनर्जी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो उसको हीट कहा था, और बाकी रेस्ट ऑल अदर फॉर्म में एनर्जी को मैंने क्या कहा था, वो वर्क होता है। ठीक है, अब वर्क के अंदर कहा था दो एनर्जी होता है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कि वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग चैप्टर में जो सॉल्व करते हैं माइनस पी डेल्टा वी। कई बार नॉन मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इवन हम लोग आगे चल के केमिस्ट्री में, मतलब आगे चल के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे जो सेल बनाते हैं तो उसमें भी इसका थोड़ा सा यूज़ होगा, तो वही करते हैं। अभी बोला ना, अभी पूरा लिखेंगे अभी, तो देखो क्या होगा डी क्यू, दिस इज डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल एनर्जी में मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, ठीक है, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब देखो कटिंग करने का टाइम आ गया। सबसे पहले देखो क्या होता है, डी एस इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू क्या होगा टी डी एस। ठीक है, तो ये माइनस है, और ये डी क्यू की जगह देखो, डी क्यू की जगह, अरे डी क्यू की जगह आप डी क्यू की जगह आप ये लिख सकते हो टी डी एस, तो देखो ये टी डी एस है, ये टी डी एस कट जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है, सबको पता है कि डी डब्ल्यू मैकेनिकल क्या होता है, ये होता है पी डी वी, पी डी वी होता है माइनस पी डी वी, एक्चुअल में ये होता है माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये आपके पास ये होगा भाई माइनस पी डी वी होता है, तो इसलिए ये इससे और प्लस पी डी वी से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको रिप्लेस किया तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है, देखो काफ़ी चीज़ें कट गई हैं। ठीक है, तो मैं इसको देखो इरेज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे क्या होगा। तो इसके आगे देखो क्या बचा, डी जी इक्वल टू क्या बचा डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल वर्क प्लस वी डी पी और माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी इक्वल होगा नॉन मैकेनिकल वर्क डन के, जो मेनली क्या होता है, जो मेनली होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही जब आगे सेल बनाते हैं तो सेल में फिर जो भी आपका एनर्जी होता है, तो वही आपका मतलब जो भी वर्क डन होता है सेल में, जो भी एनर्जी होता है वही होता है डेल्टा जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इसके नीचे लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी जी विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इसके इक्वल होगा। फिर लिखो चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू द नॉन मैकेनिकल वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें और नीचे लिखो इन दिस नॉन मैकेनिकल वर्क डन मेनली मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, तो आगे जो सेल बनता है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वो तो चलो भाई आगे की कहानी है। ठीक है, वो आगे की कहानी आगे देखा जाएगा। तो बस ये लिख लिया, दोबारा लिखो अगेन, फिर से इसको लिखो। ठीक है, देखो नॉर्मली हम लोग इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में नॉन मैकेनिकल वर्क डन की बात नहीं करते। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन थर्मोडायनेमिक्स नॉर्मली वी डज नॉट कंसिडर नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है, पहले से कहा है कि भाई ये चैप्टर उस पर बेस है जो हमको दिखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको नॉर्मली दिखती कहाँ है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिकल तो वो मतलब इमेजिनरी होता है, मतलब वायर के थ्रू फ्लो होता है, दिखता कहाँ है वो, तो जो हमको दिखता है उस पर कर रहे हैं।
Normally in thermodynamics we does not consider non-mechanical energy in non-mechanical work done. So dW non-mechanical 0 हो जाएगा. तो डेल्टा जी क्या होता है, ये होता है वी डी पी माइनस एस डी टी. इसको याद रखना है, ठीक है. इस पे भी जेई पे क्वेश्चन आ चुका है, जे एडवांस पे. इसके अलावा देखो अब इस पे है कि इसको लिखा कैसे जाए. देखो फॉर्मूला यही है, इसको ऐसा भी लिखते हैं डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. देखो अगर बाहर कुछ लगा तो आपको पता होता है इसका मतलब कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है आपका v. या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये ऐसा डेल भी आ जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये डेल पी बोथ आर सेम, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैंने ऐसे लिख दिया कि ये मिले, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो याद रखना डेल जी बाई डेल पी v होता है, ये इस बात को ध्यान रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये माइनस डेल्टा इसके इक्वल होता है. तो ये कुछ फॉर्मूले से जो याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. तो ये डेल्टा जी के बारे में कुछ फॉर्मूले हो गए. ये सब क्या है, कुछ प्रोसेस के बारे में है जो हमको पता होना चाहिए. देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो तो मेनली रिएक्शन के लिए था, ठीक है. ये हम लोगों ने ओवरऑल सारे प्रोसेस के लिए किया है, मतलब ये प्रोसेस के लिए हमने मेनली फोकस किया, ठीक है. ये हो गया. इसके अलावा कुछ चीजें और है जो पता होना चाहिए. एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें, गिब्स, ये सब लिख लो, बस पता होना चाहिए. हेल्म होल्ट्ज फॉर्मूला, ठीक है. तो देखो लास्ट वाले में एक चीज और ध्यान रखना था, डी जी बाई डी जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये माइनस एस होता है, या फिर डी डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको माइनस डेल्टा एस ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है. ये सब भी ध्यान रखना है. तो इसमें भी ये कुछ लिख लेते हैं. तो देखो क्या होता है इसमें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस प्लस टी डी डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है. ये फॉर्मूला होता है, बस ये लिख लो. और अगर आप इससे कुछ निकालना चाहो तो मैं बता देता हूँ. देखो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इक्वल टू क्या आएगा, डी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी. और आपको एक पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है. तो इसमें से डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस. देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये ऊपर यही लिखा है, ठीक है. तो बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये, अरे समझ लो कि इससे ये बना है, ये निकल गया, इससे बना है, ठीक है. तो फॉर्मूला देखना, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला, याद कर लेना, बस हो गया. इस पे आ सकता सीधा सीधा कि यही पूछ ले कि बताओ गिब्स हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला क्या होता है एडवांस में, तो ये पता होना चाहिए बस, ठीक है. हम लोग फिर से अब चलो आते हैं थोड़ा रिएक्शन पे, थोड़ा केमिकल रिएक्शन पे. तो जैसे एक रिएक्शन है, पता होता है रिएक्शन को लिखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. अब कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी दिया रहता है, तो फिर देखो क्या होगा, डेल्टा जी रिएक्शन जो होता है वो कई बार ऐसा हो सकता है, अरे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करो, तो सी टाइम क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स डेल्टा जी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स डेल्टा जी ऑफ ए माइनस बी टाइम डेल्टा जी ऑफ बी, ठीक है. ये होता है गिब्स एनर्जी, ये डेल्टा जी, ठीक है, नॉर्मली डेल्टा जी. आप लोगों को याद होगा मैंने एक बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन की मतलब अगर रिएक्शन सपोज करो आपका वन बार
प्रेशर पे होता है, जब फिर अगर गैस है तो, और अगर आपके पास ये सब मान लेते हैं लिक्विड है या फिर कोई सोल्यूशन है तो इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज व्हेन प्रेशर इज 1 बार, कॉमा कंसंट्रेशन इज 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। गिब्स एनर्जी इज नोन एज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो उसमें जो गिब्स एनर्जी होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होता है, ठीक है ये। तो इस तरीके से हम लोग गिब्स एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मान लो कई बार गिब्स एनर्जी दे दिया तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, एक बात मतलब ध्यान रखनी है, आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसका यूज पड़ेगा, पर यहीं पे लिख लेते हैं, दोबारा लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला 2 बार आएगा, तो अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं। देखो वैसे ये अगले वाले चैप्टर फिर से आएगा। देखो गिब्स एनर्जी क्या होता है, देखो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लेते रिएक्शन को करवाया 1 बार पे, पर पता होता है रिएक्शन करते करते मोल चेंज हो जाते हैं, फिर प्रेशर भी चेंज हो जाता है, तो कई चीज़ों में चेंज आ जाता है। तो फिर डेल्टा जी नॉट और ये होता है प्लस RT ln Q। तो ये एक फॉर्मूला लिख लो, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। Q क्या है, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बारे में डिटेल में हम लोग उसी में समझेंगे कि ये Q एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, बस आपका हो गया। तो ये हम लोगों का क्या है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक दो और लिखना चाहो तो लिखो, वैसे सब कुछ हो गया है, तो लिखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एक काम कर लो, लिख लो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा जी क्या होता है। एक्चुअली में आइसोथर्मल के केस में डेल्टा जी वर्क डन के इक्वल ही होता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 2.303 nRT log P2/P1, या फिर डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी -2.303 nRT log V2/V1, ठीक है। जो वर्क डन होता है वही, ठीक है, वही तो होता है, वर्क डन ही होता है गिब्स एनर्जी, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गए कुछ फॉर्मूलेस जो पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है एक्चुअल में खत्म हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। चलो एक हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक रिएक्शन लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताना है पहली बात तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं 300 केल्विन पे, बताना है कि किस टेम्परेचर पे उसका नेचर बदल जाएगा, मतलब कि कब किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो पहले सबसे पहले हम लोग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना गिवन है 450, इसको 400 कर लेते हैं और इसको 450, ये जो पहले था वही सही है। ठीक है, इसको 400 कर लेते हैं, इसको 450, सब लोग क्वेश्चन को चेंज कर लो। ठीक है, तो 2 इंटू क्या होगा 400 और फिर SO2 को माइनस करेंगे तो 2 टाइम 450, और ऑक्सीजन का तो पता ही होता है 0 होता है, तो ये क्या होगा -100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आया आपके पास इसकी वैल्यू। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज में निकालेंगे। ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा एच, अब इसमें निकालते हैं डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। तो देखो डेल्टा एस कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स इसका एंट्रोपी -2 टाइम इसका और माइनस इसका, तो ये -200 जूल पर मोल पर केल्विन आ रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं डेल्टा जी चेक करना होगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच देखो कितना है, डेल्टा एच आपके पास है -100 किलो जूल है लेकिन वो, और टेम्परेचर इज 300, डेल्टा एस इज -200 अपॉन ये किलो जूल, ये जूल है तो इसलिए 1000 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो वैसे -40 आएगा किलो जूल पर मोल। तो -40 किलो जूल पर मोल का मतलब ये है कि रिएक्शन अभी कैसा है, रिएक्शन अभी आपका स्पॉन्टेनियस, तो इसमें नीचे लिख लो ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो अब किस नेचर पे, मतलब किस टेम्परेचर पे इसका नेचर बदलेगा वो देखते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है तो किस टेम्परेचर पे इसका नेचर बदलने वाला वो चेक करते हैं। ठीक है, देखो टेम्परेचर निकालने के लिए डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना है -100 किलो जूल है वो, और डेल्टा एस -200, सो ये कितना आ रहा 500 केल्विन। तो इसका मतलब ये है कि 500 केल्विन तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, 500 केल्विन पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाएगा और उसके ऊपर क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मतलब रिएक्शन का नेचर कहाँ बदलेगा 500 केल्विन पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, रिएक्शन का नेचर जो होगा वो 500 केल्विन पे चेंज होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ रिएक्शन चेंजेस एट 500 केल्विन। ठीक है, तो हो गया अब आपका ये चैप्टर। चलो 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो एक तो पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिएक्शन में डेल्टा एस ना देके डेल्टा ई दिया रहता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। पहले एक ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए कि कई बार रिएक्शन कुछ इस तरीके से भी होते हैं। तो देखो एक रिएक्शन लिखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा ई गिवन है -10.46 किलो जूल पर मोल। ये सब कुछ गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, और इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एस भी दे रखा है कितना -43.93 जूल पर मोल पर केल्विन। तो बताना है प्रोडक्ट whether reaction is feasible, predict whether reaction is feasible or not at 300 Kelvin। फिजिबल का मतलब ये है कि पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब फिजिबल का मतलब हो सकता है कि नहीं, तो वह स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। प्रोडक्ट वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट एट 300 केल्विन। अब देखो इसमें एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें डेल्टा ई गिवन है, तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन स्पेशली जेई मेन और नीट वाले करते हैं कि डेल्टा ई दे देंगे बेवकूफ़ बनाने के लिए और डेल्टा एच आपको जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा ई से पहले डेल्टा एच निकलेगा, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो याद रखना है क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई रिएक्शन के केस में क्या बताया था, वो था डेल्टा एन आर इंटू टी।
डेल्टा एन क्या होता है, गैस में से रिएक्टेंट का मोल माइनस करो तो देखो डेल्टा एन क्या होगा, तो प्रोडक्ट में एक ही और रिएक्टेंट में 3 है, अरे 2 + 1 तो -1, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या होगा, तो डेल्टा ई 10.46 किलो जूल, ठीक है, प्लस डेल्टा एन -1, ठीक है। आर की वैल्यू 25/3 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। भाई ये जूल में वो किलो जूल में, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कटेगा, 1000 होगा ये, नहीं ये 100 होगा और ये इससे कट जाएगा तो ये -2.5, तो ये -10.46 और -2.5। तो ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कितना आ गया, कितना होगा, -13, ठीक है, किलो जूल। अब देखो है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप अगर मान लो इससे सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा और इससे करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इतना क्लोज वैल्यू रहता है कि ये 10.5 में अलग निकलता है और 13 में अलग निकलता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है। ठीक है, डेल्टा ई गिवन था, मैंने डेल्टा एच निकाल लिया है, मेरे हिसाब से राइट है पूरा ये। अब देखो हम लोगों को चेक करना फिजिबल है कि नहीं है। ये रिएक्शन का डेल्टा एच था, सॉरी रिएक्शन का डेल्टा एच था ये। तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच और -T टेम्परेचर 300 और डेल्टा एस तो -43.93। एक बात का ध्यान रखना है कि ये किलो जूल है, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो देखो ये कट जाएगा और ये मतलब 0.3 रहेगा एक्चुअल में ये। ये एक्चुअल में -13 और एक्चुअल में ये जो वैल्यू ये प्लस आपके पास हो जाएगा माइनस, ये 13 पॉइंट एक्चुअल में 17 आ रहा है, तो ये वैल्यू एक पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, क्लोज वैल्यू थी तो पर आता पॉजिटिव रहा है, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये आपका हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस चैप्टर में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये आपका मेनली फोकस है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, मतलब ये ऐसे जनरल क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन लिखते लिखो 1 मोल ऑफ स्टीम, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ स्टीम at 100 डिग्री, ठीक, at 100 डिग्री is cooled to 0 डिग्री into आइस, ये आइस तक बनाया है, ठीक है। वैसे मैं और भी चेंज कर सकता था, पर इसमें जितना है नॉलेज वो आपके लिए सफिशिएंट, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो क्या है, 1 मोल ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड, मतलब इज एट 100 डिग्री इज कूल टू 0 डिग्री इंटू आइस, ठीक, आइस बन जाता है। व्हाट इज, लिखो व्हाट इज डिफरेंस इन एंट्रोपीज ऑफ स्टीम एंड आइस, व्हाट इज डिफरेंस इन एंट्रोपीज ऑफ स्टीम एंड आइस। तो स्टीम और आइस का जो एंट्रोपी का डिफरेंस वो बताना है। व्हाट इज डिफरेंस इन एंट्रोपीज ऑफ स्टीम एंड आइस, और नीचे लिखो हीट ऑफ वेपराइजेशन and heat of fusion of water are, ये इंफॉर्मेशन निकलो 540 कैलोरी पर ग्राम एंड ये गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो एक वाटर वेपर है 100 डिग्री पे, ठीक है। आप जब इसको मतलब पहले ठंडा करोगे तो देखो सबसे पहले तो अभी 100 डिग्री पे ही रहेगा वो और वाटर बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये H2O गैस से H2O लिक्विड बन जाएगा और अभी टेम्परेचर 100 डिग्री होगा,
ठीक है, मतलब कंडेंसेशन हो गया। फिर इसके बाद आप इसको जब फिर से ठंडा करोगे, मतलब ये होता नहीं, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता था लेटेंट हीट, ठीक है, स्टेट मतलब स्टेट का चेंज होता है। फिर ये अभी वाटर ही रहेगा, वो लिक्विड ही रहेगा और टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और फिर इसको जब फिर से ठंडा करोगे तो अभी वो सॉलिड हो जाएगा और अभी टेम्परेचर 0 डिग्री। तो हमको यहाँ से यहाँ आना है, मतलब हम लोगों को वाटर वेपर से वो आइस आना है और बताने कि एंट्रोपी का चेंज क्या होगा। तो मतलब हमको इसका और उसका तीनों का चेंज निकाल के ऐड करना है, तो ओवरऑल चेंज आ जाएगा, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है कि 1 मोल वाटर गिवन है 1 मोल, और ये किलोजूल मतलब ये कैलोरी में है, तो कैलोरी पर ग्राम है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, 540 इंटू 18, ये होगा कैलोरी पर मोल, ठीक है, एक मोल के लिए हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जब वाटर से देखो सबसे पहले ये जो हीट है, देखो ये जो हीट है, अगर आप लिक्विड को वाटर वेपर बनाते हो, अगर आप लिक्विड को वाटर वेपर बनाते हो तो हीट एब्जॉर्ब होता है, और आप जब वाटर वेपर से जब आप वाटर बनाओगे तो हीट रिलीज होगा। तो ये क्या, ये वेपराइजेशन का है, तो यहाँ जाने पे ध्यान रखना है कि हीट विल रिलीज। सो जब आप यहाँ जा रहे हो तो इसमें ये प्रोसेस करने का मतलब ये कंडेंसेशन जो होगा डेल्टा एच, जो कंडेंसेशन होगा वो माइनस होगा 540 इंटू 18 कैलोरी पर मोल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या किया। देखो जब भी लिक्विड से वाटर वेपर बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर वेपर से जब आपका वाटर बनेगा तो हीट रिलीज होगा, उतना हीट रिलीज होगा। तो ये डेल्टा एच कंडेंसेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, तो डेल्टा एस जो होगा पहले वाले के लिए मैं कह देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। ये जो पहला मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो देखो क्या होगा, -540 इंटू 18, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 373। अरे टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना होता है हमेशा। तो इसको देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है -26.06, ये आपके पास आएगा कैलोरी, ठीक है भाई, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास पहले वाले के लिए आया। अब पहले देखो लास्ट वाले को कर लेते, बीच वाले को उसके बाद करते, पहले लास्ट वाले को कर लेते, ठीक है। लास्ट वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखो वेपराइजेशन हो गया और फ्यूजन कितना गिवन है 80, ठीक है। तो पहले लास्ट वाले को कर लेते, बीच वाला बाद में करते हैं। तो देखो क्या है सबसे पहले, तो देखो डेल्टा एच फ्यूजन कितना गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर ये होगा 80 इंटू 18, अब ये होगा कैलोरी पर मोल, ठीक है। फ्यूजन का मतलब मेनली आपका क्या होता है, वही जब आइस से बनता है आपका वाटर, तो यहाँ पे इसमें जा रहा है तो देखो हीट रिलीज होगा। तो जब इसको करोगे मतलब लिक्विड से जब आइस बनोगे, आपको मैंने बताया था, देखो एक बार याद कर लो, सॉलिड से लिक्विड जाता है हीट एब्जॉर्ब होता है, लिक्विड से गैस जाता है हीट एब्जॉर्ब होता है, गैस से लिक्विड आओगे हीट रिलीज होगा, लिक्विड से सॉलिड जाओगे हीट रिलीज होगा। तो लिक्विड से सॉलिड में हीट रिलीज होता है, तो वो प्लस है। तो यहाँ पे जो हीट होगा मतलब इसके लिए, मतलब आपके पास जो होगा इसका जो डेल्टा एच होगा हीट रिलीज होगा, तो दिस विल बी -80 इंटू 18। तो ये डेल्टा H3 कर लेते हैं इसको, तो देखो क्या होगा, ये -80 इंटू 18, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा देखो ये 373 और यहाँ पे 273 है। तो इसको भी देखो सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। तो ये आ रहा है -5.27 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीच वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई बीच वाला कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बीच वाला कैसे सॉल्व होगा, आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा कैलोरी का। क्या होता है कैलोरी, कैलोरी क्या होता है, जब 1 ग्राम वाटर को हम लोग 1 ग्राम वाटर को क्या करते हैं 1 डिग्री से राइज करते हैं, ठीक है। तो कैलोरी क्या होता है, कैलोरी एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, तो वो फिक्स है। तो अब देखो क्या है कि ये बात को ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक, अरे भाई कैलोरी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये हम लोगों को पता है, ये होता है 4.18, ये होता है जूल
पर मोल पर केल्विन, या फिर ये होता है 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, क्योंकि हर सब चीज़ें केल्विन में है, मतलब कैलोरी में है, हर मतलब सारे कैलकुलेशन कैलोरी में, तो इसको भी कैलोरी में करते हैं। तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है नहीं, ये मोल नहीं होता, पर ग्राम, ये पर ग्राम, ठीक है। अरे कैलोरी यही होता है ना, आप अगर 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से राइज करते हो तो जो भी एनर्जी लगता है वही होता है कैलोरी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है फॉर 1 ग्राम, ठीक है। अब देखो वाटर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड के लिए याद करो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो होता है आपका NC/ln/T2/T1। लिक्विड के केस में CV और CP नहीं होता, अरे लिक्विड है, लिक्विड में कहा था वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा नहीं होता, इसका हीट कैपेसिटी नियरली सेम होता है, इसमें CP और CV नहीं होता, इसमें बस C, हीट कैपेसिटी बस C, तो ये NC होता है, ठीक है। अब देखो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि या तो इसको मोल में कर लो, ठीक है, या देखो ये जो होता है मोलर हीट कैपेसिटी होता है, अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो मोल 1 लो, ठीक है, पर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा, तो या तो आप एक काम कर लो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 18 फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अरे 1 ग्राम के लिए इतना तो 1 मोल के लिए इतना हो जाएगा, तो मोल 1 गिवन है, हीट कैपेसिटी 18, और ये एलन टेम्परेचर 373 से 273, ठीक है। एलन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 2.303, और ये होगा लॉग 373/273। इसको रख के आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक है, T2 तो फाइनल टेम्परेचर होगा, तो इधर जा रहा है ना, ये तो उल्टा कर दिया, तो कंडेंस हो रहा था ना, ये तो 373 से 273 जा रहा है ना, ये तो ये 273/373 होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -5.62, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखना भाई, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, मतलब पर केल्विन, तो देखो अब डेल्टा S जो टोटल होगा तो तीनों का ऐड कर दो, तो पहला वाले से कितना आ रहा था -26.06, दूसरा वाला 5.27, और ये वाला -5.62, तो टोटल ऐड करके कितना आएगा ये -36.95, ठीक है। वही कैलोरी पर मोल और पर केल्विन, तो मतलब कि इतना एंट्रोपी माइनस, मतलब कि एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। वैसे भी आपको पता है वाटर वेपर से जब आप वाटर मतलब आइस में जाओगे तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, तो 36.95 मतलब आपका एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा, ये कैलोरी में होगा, और जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। तो ये चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ 1-2 बातें बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ 1-2 बातें जो मैं थोड़ा भूल गया था शायद, तो एक टर्म गैसेस स्टेट में देखो PV इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है। तो याद रखना है कि PV, और देखो मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो मास, और नीचे क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट और R/T, तो इसको P × मॉलिक्यूलर वेट, इसको मास अपॉन वॉल्यूम और R/T। तो याद रखना है कि एक फॉर्मूला और हो जाता है P × मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है DRT, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ध्यान रखना, इसमें लिखो इन दिस डेंसिटी इज टेकन इन ग्राम पर लीटर, ठीक, ग्राम पर लीटर में होता है, अरे मास गैस का ग्राम में होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, तो ये पॉलिंग का दिया हुआ है, जो शायद केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताना मिस कर दिया था। तो क्या होगा, परसेंटेज आयनिक का कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 16XA - XB + 3.5XA - XB का होल स्क्वायर, ठीक है।
अरे ये ऐसा है कि मान लो अगर A और B के बीच मान लो बॉन्ड बना, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी xp, तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना लिया है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मॉड लगा लो, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, प्लस 3.5, इसको मॉड लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख दो, ये आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे अगर 50% उससे ज़्यादा आता है तो मॉलिक्यूल आयनिक होगा, अगर इसको सॉल्व करने पे अगर 50% से ज़्यादा आएगा तो मॉलिक्यूल आयनिक होगा, 50% से कम आएगा तो मॉलिक्यूल कोवैलेंट होगा। ठीक है, और नॉर्मली ये डिफरेंस आपको मतलब ये दिखाई देगा कि जब 2.1 रखते हैं तो आयनिक निकलता है और उससे कम रखने पे कोवैलेंट आता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक इसमें एक बात ध्यान रखना है, एक लास्ट पॉइंट थर्मो के रिलेटेड, देखो है क्या, मैंने जो डेल्टा एस लिखवाया है वो क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखवाया है, तो वो क्या लिखवाया है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने तो ये बोला है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगा, पर यहाँ तो नीचे, तो देखो सबसे पहली बात तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस में भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी 100% बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन ये कि ये क्या बताता है, ये बताता है चेंज इन एंट्रोपी। मतलब आप ऐसे समझो, मान लो अगर आपके पास सपोज करो वाटर है, वाटर को समझ लो, मान लो एक वाटर था 10 डिग्री पे और एक वाटर था 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे। अगर आप 10 वाले को 20 डिग्री लेके जाओ, 10 वाले को 20 डिग्री लेके जाओ और 80 वाले को 90 डिग्री लेके जाओ, ठीक है, तो दोनों में एंट्रोपी का चेंज होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम था, मतलब 10 से जहाँ पे 20 पे गए, तो वहाँ पे जहाँ टेम्परेचर कम था वहाँ पे एंट्रोपी का चेंज ज़्यादा होगा, और जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वहाँ पे एंट्रोपी का चेंज कम होता है। तो ये चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंट्रोपी ऑलरेडी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें चेंजेस फिर कम होते हैं। तो उसमें नीचे लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी of a substance also increases. This formula give us information about the change in. This formula give us information about the change in entropy. This formula give us information about the change in entropy. At high temperature, change in entropy will be less, because entropy is already high, and at low temperature change in entropy will be high because entropy is less। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न से क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम।